Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, welcome to the Advait Achievers YouTube channel and welcome to the Super 3000 MCQ series for JEE Main 2021. So guys, इस सीरीज का है डे 33 और इसमें हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स है सब पे लगभग हर वैरायटी का सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैंने 22 क्वेश्चंस लिए हैं, सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे आज की इस प्यारे से क्लास में। हो सकता है 22 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो फिर उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं प्यार से तगड़ा सा जोश और जुनून वाला सेशन। लेट्स स्टार्ट, लेट्स रॉक। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, फटाफट आप इसको बनाओगे। ये क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन पे, ROR मींस रेट ऑफ रिएक्शन। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज एज फॉलोज, है ना। इस तरीके से किसी रिएक्शन का रेट को, है ना, एक्सप्रेस किया गया है। तो कह रहा है कि द रिएक्शन इज, तो रिएक्शन कौन सा होगा। अब देखो PYQ आपने सॉल्व किया होगा तो वहां पे आपने क्या देखा होगा कि रिएक्शन दिया रहता है और फिर इस बेसिक कॉन्सेप्ट से रेट ऑफ रिएक्शन पूछा रहता है, ठीक है। यह है PYQ का क्वेश्चन। लेकिन फ्यूचर ईयर में ऐसा हो सकता है कि आपको ऑलरेडी जो बेसिक कॉन्सेप्ट से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, मींस इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, उस कॉन्सेप्ट से जो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं वो आपको दिया रहेगा और आपसे रिएक्शन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद करो, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट पे आपने कभी जो क्वेश्चन किया था तो कैसा क्वेश्चन किया था, जैसे मैंने क्लास में करवाया था कि अल्फा ए प्लस बीटा बी ये बना रहा है गामा सी प्लस डेल्टा डी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से जो रेट ऑफ रिएक्शन होता था वो क्या होता था भाई, देखो लिखेंगे क्या, ए क्या रिएक्टेंट है तो लिखेंगे माइनस, फिर इसका चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम लिखेंगे और जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हाँ, मान लो इसको हमें v के टर्म में लिखना है तो क्या लिखते हैं, -1 अपॉन बीटा dB अपॉन dt। सिमिलरली अगर हमें c के टर्म में लिखना है तो c क्या है, प्रोडक्ट, तो लिखेंगे प्लस, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा जब रिएक्शन आगे बढ़ रहा होगा, तो ठीक है। तो दिस विल इक्वल टू 1 अपॉन गामा, है ना, प्लस 1 अपॉन गामा dc अपॉन dt। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा dd अपॉन dt, है ना। तो अब देखते हैं कि अब रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, इससे हम रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं C की, तो पहले C पहचानो, रिएक्टेंट होगा कि प्रोडक्ट होगा। क्योंकि प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगा, मतलब एरो के उस साइड, राइट साइड हम लिखेंगे। अगर हम D को देखें तो D क्या होगा, D के सामने माइनस लगा, इसका मतलब D क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। फिर अगर A की बात करें तो A के सामने प्लस लगा है, मींस इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है रिएक्शन के दौरान, मींस ये क्या है, प्रोडक्ट है। B के सामने देखे तो क्या लगा हुआ है भाई, माइनस, तो ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। तो एक बात पता चल गया कि यहां पे B और D रिएक्टेंट है, A और C क्या है, प्रोडक्ट है। अब स्टोइकियोमेट्री की बात करनी है तो कुछ नहीं, देखो C की जो कहानी लिखे तो 2 से डिवाइड की, इसका मतलब C का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। D के लिए डिवाइड किया 3 से तो D का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 रहा होगा। A के लिए डिवाइड किया था 4 से, मतलब A का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 रहा होगा, ठीक है। और B के लिए भाई यहां पे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं किया, मींस 1 से डिवाइड किया, मींस B का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 रहा होगा। तो अपना फाइनल रिएक्शन आया B प्लस 3D गोज टू 2C प्लस 4A, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इवन क्या करता है कि मान लो जैसे ये रिएक्शन था, मान लो ये रिएक्शन, अब एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, सॉरी, एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ये रिएक्शन दे देगा, आपको बोलेगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज दिस मच मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछ दिया कि बताओ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा कि माइनस dB अपॉन dt दिस इज इक्वल टू प्लस 1/4 d अपॉन dt। और माइनस dB अपॉन dt को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी बोलेंगे, है ना। और dA अपॉन dt क्या बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बोलेंगे, या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बोलेंगे। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। सेकंड, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे यहां पे। देखो
कहा जा रहा है फॉर द रिएक्शन A प्लस बी गोज टू C स्टार्टिंग विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन वर डिटरमाइंड ग्राफिकली इन 4 एक्सपेरिमेंट्स, है ना। यहां पे 4 एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, देखो सीरियल नंबर दिए हुए, है ना। उसके बाद ध्यान से देखते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन A का दिया हुआ है A0, है ना, मोल पर लीटर में दिया है, ठीक है। B0 भी दिया हुआ है और रेट भी दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या जाएगा कि बताओ रेट लॉ कौन सा सही है इसके लिए। R मींस व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ कौन सा सही है ना, इस रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। वो ऐसे क्वेश्चन को हमें करना क्या होता है, हमने देखना है कि भाई देखो यहां पे रिएक्टेंट क्या है, A और B है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में बस एक छोटी सी ट्रिक लगानी होती है। वैसे जो ट्रेडिशनल मेथड है वो बहुत लंबा होता है, ऑलरेडी आपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने का ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन जो शॉर्टकट मेथड होता है वो क्या होता है कि रेट लॉ में A और B आएगा, सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट है A और B, है ना, तो रेट लॉ में A और B आएगा। अब अगर हमें A के रेस्पेक्ट में निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तभी तो हम रेट लॉ लिख पाएंगे ना, क्योंकि जो रेट लॉ में ये कंसंट्रेशन पे पावर होता है वही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। जैसे सपोज कर रहे हैं, अभी हमने फाइनल आंसर निकाला नहीं है, कि मान लो ऑप्शन ए सही होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 2 है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 2 है, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 4 है। मींस अगर हमें रेट लॉ लिखना है तो हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्लियर? कैसे निकालेंगे, इसका सिंपल सी मेथड है कि अगर आप ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हो तो बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दो। तो बी का कंसंट्रेशन देखें ना, तो इस 2 एक्सपेरिमेंट में क्या है, कांस्टेंट है। फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या है, बी का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। मींस हम सिर्फ चेंज किसको कर रहे हैं, सिर्फ हम ए के कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं। अब फर्स्ट से सेकंड एक्सपेरिमेंट में गया तो ए का कंसंट्रेशन जस्ट हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। देखो ये 10 का पावर -3 सेम है, 16 दूना 32, है ना, मतलब क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब ए के कंसंट्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखते हैं कि जो अपना रेट ऑफ रिएक्शन था उस पर क्या फर्क पड़ा है, ठीक है। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे देखें तो पहले क्या था, ये 10 का पावर -3 और अब क्या हो गया, ये 4 इंटू 10 का पावर -2 हो गया है। तो कितना टाइम्स चेंज किया है, कितना टाइम्स चेंज किया है। इसको आप 10 का पावर -3 के ऑर्डर में लिखो तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 40 इंटू 10 का पावर -3, ऐसा आएगा। हाँ सर, तो ये कितना टाइम्स चेंज कर गया भाई, बताओ जल्दी से। अच्छा यहां पे देखो एक मिस टाइपिंग है, ये भी क्या होगा, 10 का पावर -3 होगा। मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली 4 इंटू 10 का पावर -3 ही लिख पाएंगे। बात क्लियर है, क्लियर है सबको। तो यहां पे आप करेक्शन कर लेना। तो अब ध्यान से देखते हैं वापस, ए क्या था, सॉरी बी क्या था, कांस्टेंट था। ए का कंसंट्रेशन क्या किया, डबल किया। ए का जब कंसंट्रेशन डबल किया तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गया, 4 गुना हो गया। वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया भाई, 4 गुना हो गया, ठीक है। इसका मतलब बताओ कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या रहा होगा, तो ऑब्वियसली ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर जो है वो रहा होगा कितना, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर रहा होगा इस रिएक्शन का 2। तभी तो अगर आप ए का कंसंट्रेशन डबल करोगे, जैसे अगर आपने क्या कर दिया, ए का कंसंट्रेशन पहले का डबल कर दिया, तो जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो कितना फैक्टर बाहर आएगा, ये 4 ऑफ इनिशियल हो जाएगा। तो रेट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया है तो ज्यादा मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। सिंपली क्या करना है कि ऐसे रिएक्शन में एक के रेस्पेक्ट में ऑर्डर देखना है तो दूसरे का कांस्टेंट कर दो, ठीक है, कंसंट्रेशन। तो इसको कांस्टेंट किया, इसका रेट क्या किया भाई, 2 टाइम किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 4 टाइम हो गया। मींस ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 2 है। तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर देखो 2 ही ऑप्शन में 2 है, एक बी में और एक ए में, ठीक है। तो अब बी के रेस्पेक्ट में भी हमें चेक करना पड़ेगा तभी काम चलेगा, है ना। नाउ अब अगर हमें बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेक करना है तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं ए को कांस्टेंट करने वाला हूं। मैं क्या करूंगा, ए के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करूंगा। जैसे सेकंड और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ए का कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो अब देखते हैं कि सेकंड और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में बी का कंसंट्रेशन में हमने क्या चेंज किया है। हमने 5 इंटू 10 का पावर -2 से 10 का पावर -1 कर दिया। क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या, देखो 5 दूना 10, 10 गुना 10 का पावर -2, 10 का पावर -1। मिस बी का कंसंट्रेशन क्या किया है, डबल किया है। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया है, जस्ट 2 टाइम्स हो गया है।
4 इंटू 10 का पावर -3 से 8 इंटू 10 का पावर -3 हो गया है। तो अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ V को डबल कर रहे हैं, कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट, देन रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल्स। दिस मींस कि द रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू B इज व्हाट? B इज व्हाट? 1। जितना टाइम्स इसको करोगे उतना ही बस फैक्टर बाहर आएगा। ठीक है, तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए दिस इज इक्वल टू 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी दिस इज इक्वल टू 1। तो हम रेट लॉ लिखेंगे तो ए के कंसंट्रेशन का पावर 2 होगा और बी के कंसंट्रेशन का पावर 1 होगा, जो कि आंसर अपना क्या आने वाला है? V आने वाला है। तो मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी अगर आपसे पूछा जाए तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, और अगर रेट लॉ पूछा जाए ऐसे रिएक्शन में तो भी आप बता सकते हो। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए पूछा तो 2, विथ रेस्पेक्ट टू बी तो 1, और सिर्फ लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब 2 + 1 3। क्लियर? हाँ सर, आगे बढ़े। हाँ सर, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन 2NO + 2H2 goes to N2 + 2H2O गैस द रेट एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग वेज, है ना। यहां पे देखो लिखा हुआ है dN2/dt K1NOS2 dS2/dt को फिर K × NOS2 के फॉर्म में लिखा है। मींस यहां पे 4 आपको वेरिएबल दिए हैं, K1 डैश एंड K1। क्लियर? तो कह रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन K1 डैश एंड K1 इज। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपली आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट से सबसे पहले आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को लिख लेना है। ठीक है, तो इधर मुझे स्पेस कम मिलेगा, इसलिए चलो मैं इसको अलग जगह सॉल्व करता हूं। आपने इस क्वेश्चन को आई होप लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें। रिएक्शन क्या है मैं थोड़ा याद कर लूं। 2NO 2H2 N2 और 2H2O। यही था अपना रिएक्शन। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन करना है तो आपको सिंपली एक काम करना है। कौन सा काम करना है? इस रिएक्शन का जो रेट है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट से लिख लो। तो ये क्या आएगा भाई, -1/2 dNO/dt। दिस विल बी इक्वल टू -1/2 dH2 कंसंट्रेशन अपॉन dt। दिस विल बी इक्वल टू +1, है ना, dN2/dt। and this will be equal to +½ dH2O/dt। यही तो होगा। क्लियर? सिंपल। अभी आपको क्या करना है, सिंपली अब देखना है आपको क्वेश्चन को प्यार से। क्वेश्चन को हमने प्यार से देखा तो हमने क्या यूज करना है, dN2/dt यूज करना है, dH2O/dt यूज करना है, ये सब तो यूज करना है ना। तो देखो dH2/dt अगर लाना है अपन को तो कैसे लाएंगे, इसको मान लेता हूं मैं, है ना, एक्सप्रेशन 1। इस एक्सप्रेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 × 2 अगर कर दे, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -dNO/dt। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू -dH2/dt एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 2 dN2/dt, है ना, एंड दिस विल बी इक्वल टू dS2O/dt। यही तो होगा। अब सबके वैल्यूज दिए हैं, बस आप क्या करो, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो -dNO/dt क्या दिया है, K1-NOS2। ठीक है, तो पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये क्या दिया था, -dNO/dt K1-NO कंसंट्रेशन इंटू क्या हो गया, S2 कंसंट्रेशन। दिस विल बी इक्वल टू -dH2/dt। -dH2/dt कहां पे H2 खोजो, -dH2/dt डायरेक्टली दिया है K1, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू K1 और सबका जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, NO कंसंट्रेशन इंटू H2 कंसंट्रेशन, देन dN2/dt। dN2/dt क्या दिया है, K1 और कॉमन पार्ट, तो दिस विल बी इक्वल टू 2K1, है ना, NO कंसंट्रेशन इंटू H2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू dH2/dt। dH2 कहां पे गया भाई, H2O वाला खोजो, इधर है, ये K और फिर कॉमन पार्ट K NO कंसंट्रेशन इंटू क्या हो गया, H2 कंसंट्रेशन। अब जो कॉमन है वो तो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो यहां से क्या रिलेशन आ गया, यहां से रिलेशन आ गया k1 डैश दिस इज इक्वल टू k डबल डैश 1 दिस इज इक्वल टू 2k1 एंड दिस इज इक्वल टू k। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो बस आपको अब ये देख लेना है कि ये किस ऑप्शन में है। तो बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया, k1 डैश इक्वल टू k डबल डैश 1, k1 डैश इक्वल टू k डबल डैश 1, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2k1, दिस इज इक्वल टू 2k1 एंड दिस इज इक्वल टू k। सिर्फ और सिर्फ किस में दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है ऑप्शन बी में। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, किसी को डाउट नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। एट सर्टेन टेम्परेचर, क्या कह रहा है, एट सर्टेन टेम्परेचर द हाफ लाइफ पीरियड इन द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस एज फॉलोज। ठीक है, जब प्रेशर लिखा है 500 mm ऑफ Hg, ठीक है, तो जो टी हाफ अपना है वो कितना है 235 मिनट है, और जब हमने प्रेशर लिया है 250 mm ऑफ Hg, देन टी हाफ क्या है 950 मिनट है, 950 मिनट है। अब भाई सॉल्व कैसे करेंगे चीजों को, हमसे पूछ रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो एक चीज मैं बताता हूं, केमिकल काइनेटिक्स में मैंने प्रूव भी करा ये चीज कि टी हाफ दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस n। ठीक है, और ये सिर्फ कंसंट्रेशन के टर्म में ही वैलिड नहीं है, ये प्रेशर के भी टर्म में वैलिड है। क्यों? अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज, तो वहां पे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि जैसे अगर हम गैस की बात कर ले तो उसके लिए आइडियल गैस ही बोलेंगे ना यार, कुछ नहीं दिया तो उसके लिए हम PV इक्वल टू nRT लगा सकते हैं। तो हम यहां से क्या देख सकते हैं कि P इज इक्वल टू N बाई VRT मीन्स P इज इक्वल टू CRT मीन्स P और C क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जहां पे आप C यूज कर रहे हो ना, तो गैस के लिए वहां पे आप P यूज कर सकते हो। ठीक है, तो गैस के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि T हाफ दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट का पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस n हो जाएगा, जहां पे n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, और वही हमसे पूछा गया है। तो अभी यहां पे ध्यान से देखें कि अगर टी हाफ की ये कहानी है, तो अगर हम इसको मान लेते हैं केस 1, है ना, और इसको हम मान लेते हैं केस 2, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि टी हाफ इन फर्स्ट केस दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट इन फर्स्ट केस का पावर 1 माइनस n। टी हाफ इन सेकेंड केस दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट इन सेकेंड केस का पावर 1 माइनस n। दोनों को अगर हटा दे तो एक कांस्टेंट आता, फिर रेशियो जब ले लेंगे तो रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, टी हाफ ऑफ फर्स्ट अपॉन टी हाफ ऑफ सेकेंड, दिस इज इक्वल टू P नॉट ऑफ फर्स्ट का पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाई P नॉट ऑफ 2 का पावर 1 माइनस n। अब चूंकि आप मैच्योर बच्चे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको इतने स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहां पे लिखा था ना, यहां से आप डायरेक्ट यहां आ सकते थे। क्लियर? अब टी हाफ ऑफ फर्स्ट क्या है, टी हाफ ऑफ फर्स्ट देखिए फर्स्ट केस का 235 मिनट है, दिस इज 235 मिनट डिवाइडेड बाई टी हाफ ऑफ सेकेंड केस दिस इज 950 मिनट, यूनिट दोनों का सेम है, कोई टेंशन नहीं है। P नॉट ऑफ फर्स्ट, P नॉट ऑफ फर्स्ट क्या है 500 mm ऑफ Hg है, इसका पावर क्या आएगा 1 बाई n, है ना, 1 बाई n डिवाइडेड बाई P नॉट इन सेकेंड केस, P नॉट इन सेकेंड केस इज 250, तो दिस इज 250 का पावर 1 माइनस n। हाँ या ना, समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर? चलो इधर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लो, इसको मैं हटाने वाला हूं, कैलकुलेशन करना है मुझे। ठीक है, हाँ अब ध्यान से समझते हैं, ये लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा 23.5 अपॉन 95, दिस विल बी इक्वल टू 500 अपॉन 200 का पावर 1 माइनस n, जो कि क्या हो जाएगा 2 का पावर 1 माइनस n। होगा कि नहीं यार? अरे देखो दोनों जगह पावर सेम है, तो इसको अगर आप कट करो तो 2, तो 2 का पावर क्या होगा 1 माइनस n हो जाएगा। बात समझ में आता है? मुझे चूंकि n निकालना है तो मुझे लॉग वॉग लेना पड़ेगा, तो दोनों तरफ अगर हम लॉग ले ले, है ना, तो फर्स्ट मतलब लॉग लेते हैं ना और एक ही स्टेप में सब लिख डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा लॉग 23.5 माइनस लॉग 95। समझ में आ गया क्या? लॉग लोगे फिर लॉग a अपॉन b आएगा, तो लॉग a माइनस लॉग b मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एंड दिस विल इक्वल टू 1 माइनस n लॉग 2। हाँ या ना? हाँ सर। अभी लॉग 23.5 दिया, ये क्या है 1.37 है, माइनस लॉग 95 दिया है, ये क्या है 1.97 है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस n, और इधर डिवाइड करोगे
log 2 कितना होता है 0.3010, तो log 2 को इधर डिवाइड कर दो तो इतना आ गया। तो आपका 1 माइनस n, इसको आप सॉल्व कर लेना, कुछ आ रहा होगा, और यहां से फाइनली n जब आप सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू आपका आएगा, n का वैल्यू आपका आएगा 3, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी 3, तो आपका आंसर क्या होगा डी। क्लियर, समझ में आया। तो देखो कैसे हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट को है ना रिलेट कर सकता है, ठीक है। चलो, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हमने क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट में अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे, क्या कहा जा रहा है, कंसीडर रिएक्शन, है ना। रिएक्शन क्या है, ए गोज टू बी, एफ आर मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन, इधर क्या है बैकवर्ड रिएक्शन, तो ए गोज टू बी प्लस हीट मीन्स ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। यहां से तो हम यही इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि इफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज 100 किलो जूल पर मोल, मतलब जो ईए फॉरवर्ड है दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 100 किलो जूल पर मोल, देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन एंड हीट ऑफ रिएक्शन इज, मीन्स फिर मुझे क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी मींस ईए ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये भी निकालना है, और मुझे डेल्टा एच रिएक्शन भी निकालना है। अगर आपको याद हो थोड़ा सा, जब हम आर्हेनियस, है ना, थियरी की तरफ शिफ्ट किए थे, तो वहां पे हमने बताया था कि जो डेल्टा एच होगा ये बेसिकली क्या होता था, ये होता था एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, हमेशा। क्लियर, हाँ सर। अब नाउ अगर हम बात कर लेते हैं, ध्यान से समझते हैं, तो सर यहां पे तो हमें सिर्फ क्या दिया है, ईए ऑफ फॉरवर्ड ही दिया है, मींस ये दिया है सर, और ये दोनों वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल के लिए हमें दो या तो एक्सप्रेशन लाना पड़े या फिर हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। तो यहां पे दूसरा कोई और इंफॉर्मेशन है ही नहीं जिससे आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेशन दूसरा डेवलप कर सकते हो। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा ऑप्शन से, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर देगा। बेसिकली एक्सप्रेशन को और हम डेवलप करें तो ये होगा डेल्टा एच ईए ऑफ फॉरवर्ड क्या है 100 किलो जूल पर मोल, और माइनस क्या होगा ईए ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। नाउ अगर फर्स्ट पुट करते हैं, हमें क्या पूछा था, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मींस आपको ऑर्डर ये दिया हो कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड देन डेल्टा एच, यही ऑर्डर सब ऑप्शन में है। तो ईए ऑफ बी अगर आप 100 रख देते हो तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन डेल्टा एच तो क्या दिया है 200, इस ऑप्शन में नहीं होगा। फिर अगर हम बी को चेक करें तो ई ए बी को अगर हम 80 रखते हैं, ई ए बी को अगर हम 80 रखते हैं तो डेल्टा एच क्या आएगा 100 माइनस 80 20, मींस अगर ई ए बी को 80 रखते हैं तो डेल्टा एच भी 20 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन क्या है, सही है। तो हिट एंड ट्रायल से हम बता सकते हैं कि ये ऑप्शन बी ही क्या होगा, सही होगा। बाकी आप दो ऑप्शन जो सी और डी है उसको चेक कर लो, इस पे फिट नहीं होगा। क्लियर, तो आई होप कि समझ में आ गया हो गया, देख लो प्यार से, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ, आज थोड़ी मेरी वो क्या कहते हैं, आपको भी ये लग रहा होगा कि सर आपकी आज एनर्जी थोड़ी कम लग रही है, बिल्कुल थोड़ी सी, है ना, है कुछ, है ना, फिर भी क्लास लेना मेरा धर्म है, इसलिए धर्म का पालन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है आर्हेनियस इक्वेशन पे, आर्हेनियस इक्वेशन पे क्वेश्चन है, पढ़ो इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है कि द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट के इज रिलेटेड टू टेम्परेचर एज लॉग के इज इक्वल टू क्या दिया है, ये लॉग के इज इक्वल टू दिया है 15 माइनस 10 का पावर 6 डिवाइडेड बाई टी, ये आपको दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वैल्यू इज करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। यहां पे आपको दो चीज पूछा गया, क्या पूछा गया, एक तो आपको ए पूछा गया और दूसरा ई नहीं, ई ए पूछा गया, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा गया, और एक आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर जिसको आर्हेनियस फैक्टर बोलते हैं ए पूछा गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में, सिर्फ जेईई मेन या नीट में नहीं, आईआईटी में भी। क्यों पूछा गया है, क्योंकि आर्हेनियस इक्वेशन में बेस्ट क्वेश्चन है। आर्हेनियस इक्वेशन पे देखो बहुत ज्यादा वेरिएशन के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं जिसमें 2 ग्राफ के होते हैं और 2 इस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा ही चैप्टर है, इसमें फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, है ना। फॉर्मूले जो आपको क्लास में कराया गया वो आपको अच्छे से आता है, और नोट्स को अगर आप अच्छे से समझ चुके हो तो केमिकल काइनेटिक्स में घुमाएगा जितना भी, लेकिन उतने से ही काम चल जाएगा, उतना आप सोच पाओगे, ठीक है, बेसिकली, है ना। चलो, क्या हमने एक ऐसा कुछ पढ़ा था क्या फॉर्मूला, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT,
पढ़ा था सर, कैसे पढ़ा था? आर्हेनियस इक्वेशन होता था k दिस इज इक्वल टू a e का पावर माइनस e अपॉन आर टी। दोनों तरफ अगर आप ln ले लो तो ये क्या हो जाएगा, ln a दिस इज इक्वल टू ln a प्लस माइनस e अपॉन आर टी। ठीक है, अब लॉग के टर्म में लिख दो तो log k इज इक्वल टू log a माइनस e अपॉन 2.303 आर टी। ऐसा होता था। इस दोनों को कंपेयर कर लो, बस काम खत्म। इस दोनों को आप क्या करोगे, कंपेयर कर लो कि जो गिवन है, हमेशा ऐसे ही करना है कि जो आपको गिवन है ना, लॉग के और बाकी मतलब लॉग के और ये रिलेशन जो दिया है उसको आप बेसिक एक्सप्रेशन जो हमने क्लास में पढ़ा था उससे बस कंपेयर कर लें तो हम ये देख पाएंगे, हम क्या देख पाएंगे कि लॉग के तो चलो ये तो सेम है, लॉग ए कितना है 15 है, तो यहां से एक इंफॉर्मेशन निकला कि लॉग ए कितना है 15 है। अगर लॉग ए 15 है तो इसका मतलब ए का क्या रहा होगा, ए रहा होगा 10 का पावर 15, तभी तो इसका लॉग लोगे तो क्या आएगा 15 आ जाएगा। क्लियर? तो ए का वैल्यू जो है वो 10 का पावर 15 जो है वो दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में 10 का पावर माइनस 15 है, ये तो ऑप्शन अपना नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ ऑप्शन से काम नहीं बना, आगे ई की वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी। अब ये अपॉन ध्यान से देखते हैं 2.303 आर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 का पावर 6 हो जाएगा। ये अपॉन 2.303 आर दिस विल बी इक्वल टू 10 का पावर 6, तो यहां से अगर हम ये लिखें तो ये क्या हो जाएगा 2.303 इंटू आर, चूंकि हमें किलो जूल में निकालना है तो आर की वैल्यू क्या रखेंगे 8.314 इंटू 10 का पावर माइनस 3 है ना, किलो जूल में आर की वैल्यू इतनी होगी एंड इंटू क्या आएगा 10 का पावर 6 आएगा। इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा क्या हो गया ई ए हो गया। तो दिस मच किलो जूल विल बी योर फाइनल आंसर। एंड इसको जब हम सॉल्व करें तो क्या होगा, ध्यान समझते हैं, 8 दूना 16, तो मतलब 1 से कुछ शुरू होना चाहिए यार। अब अगर हम ध्यान से देखें ना तो आगे हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या, नहीं है। ठीक है, हम डिजिट से सिर्फ काम चला देंगे कि 8 दूना 16 होता ही है, लेकिन ये 8 से थोड़ा ज्यादा है, ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 16 ना होके थोड़ा सा और ज्यादा आएगा। ये कभी भी 4 से तो शुरू नहीं होगा, ये मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो कभी भी ये 4 से तो शुरू नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब कि अपना ऑप्शन फिर क्या आएगा, अपना ऑप्शन ए आएगा। क्लियर? हाँ सर, समझ आया? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ सर, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं, मैंने पता है पीवाईक्यू बहुत कम उठाया है, मतलब है वो भी, लेकिन नए वाले क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं। ठीक है, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट और बेटर डेवलप होता है। जैसे अगर आप क्लासरूम की बात कर लो तो क्लासरूम में टीचर क्या करता है, क्लासरूम में टीचर आपको एक क्वेश्चन कराएगा, लेकिन उससे आपके कम से कम 5 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो उसी टाइप का क्वेश्चन यहां पे लिया गया है। नेक्स्ट में बात करते हैं ग्राफ्स ऑन आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, चलो। व्हेन अ ग्राफ बिटवीन log k एंड 1/t इज ड्रॉन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। कह रहा है कि जब हमने log k और 1/t के बीच ग्राफ क्या किया, प्लॉट किया, तो एक स्ट्रेट लाइन मिला है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, द पॉइंट एट विच लाइन कट्स y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो वो पॉइंट बताओ, वो पॉइंट बताओ जब लाइन क्या करे, y एक्सिस को टच करे और फिर x एक्सिस को टच करे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो सबसे पहले तो आपको भाई लाइन पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि कब वो x एक्सिस को कट करेगा, कब वो y एक्सिस को कट करेगा। अब लाइन कैसे पता करेंगे, तो सिंपल सी बात है सर, आपने अभी तो बोला ना कि ये जो log k होता है ये क्या होता है, ये होता है अपना log a माइनस ये अपॉन 2.303 है ना RT, इतना तो होता है सर। अब ध्यान से देखना मेरी बात, यहां से जुड़े और क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन से एक तो अभी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, उस पे स्लोप पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी एक्सप्रेशन पे अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था कंपैरिजन जस्ट करने वाला भी क्वेश्चन आ जाता है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। क्लियर? हाँ, तो एक तो हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया, एक टाइप अभी सॉल्व करेंगे। अब अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ये क्या हो गया, y हो गया, और 1/t, तो 1/t क्या हो गया, x हो गया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, स्लोप m हो जाएगा, और ये इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, c होगा। चूंकि स्लोप क्या है, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव अगर है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर जब अपना हम ग्राफ लिखेंगे, मतलब बनाएंगे ना, ग्राफ लिखेंगे क्या, y एक्सिस पे log के लिया है और x एक्सिस पे 1y के लिया है, तो आपका ग्राफ जब बनेगा तो ध्यान से देखो, इंटरसेप्ट तो क्या है, इंटरसेप्ट है अपना log a के बराबर, तो ये मान लेते हैं कि क्या है, log a है, तो डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ। ठीक है, हाँ सर, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ग्राफ। इस लाइन की जो स्लोप होगी
इस लाइन की जो स्लोप होगी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये होगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर के बराबर। कई बार क्वेश्चन में ln के वर्सेस 1/t का ग्राफ पूछता है तो वहां पे स्लोप सिंपली माइनस ई ए अपॉन आर आएगा, है ना। चलो वो चीज आपने करी है ना, इसी से आता है वो, ठीक है। चलो नाउ अब हम बात करते हैं, कह रहा है कि बताओ ये कब किसको कट करेगा, वाई एक्सिस को कट करेगा और कब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, वो टेम्परेचर बताना है हमें, है ना। बेसिकली द पॉइंट एट विच, नहीं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखना, इन टर्म्स ऑफ टी। एक काम करते और इसको मॉडिफाई करते, द टेम्परेचर एट विच लिखो, द टेम्परेचर एट विच, है ना, द लाइन कट्स वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। देखो ध्यान समझते हैं, जब ये लाइन कहां कट करी है भाई, वाई एक्सिस को कट करी है, तो उसके लिए अगर हम टेम्परेचर का कंडीशन देखें तो ये क्या होना चाहिए, मतलब एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 0 होना चाहिए, है ना। जब लाइन क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, मींस 1/t क्या होना चाहिए, इस टाइम 0 होना चाहिए, ठीक है। तो जब वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो उस टाइम 1/t क्या होना चाहिए भैया, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब t क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। t क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो ये क्या आपको ऑप्शन बी में ही मिल गया, आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। मान लो कोई बंदा बोलता है नहीं हमें तो बढ़ना ही है आगे, तो एक्स एक्सिस को कट कब करेगा, ये ध्यान समझते हैं। एक्स एक्सिस को अगर ये कट करेगा, इसका मतलब जो log k है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे इसको आगे बढ़ा दो, अगर ये यहाँ कट कर रहा है तो यहाँ पे log k की मतलब y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो log k क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो log k हो जाएगा 0। अब log k जब हो जाएगा 0 तो इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, ठीक है। तो यहां से log a दिस इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 RT। तो यहां से अगर हम टेम्परेचर निकाले तो ये क्या आएगा, ई ए अपॉन log a 2.303 R, ठीक है। log इंटू 2.303 को आप क्या लिख सकते हो, ln लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा ई ए अपॉन ln a इंटू आर, है ना। तो ई ए अपॉन देखो आर ln a, या फिर इसको अरेंज कर दो ना तो आर ln a, इसको भी लिख सकते हो। क्लियर। तो इसलिए मैंने बोला ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन है, वो लिख लोगे कि द टेम्परेचर एट विच, है ना, पॉइंट नहीं, द टेम्परेचर ये लिखना है। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं अगेन रेट ऑफ रिएक्शन पे। एक आपको है ना क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे, इसको बनाएंगे प्यार से। क्या कहा क्या जा रहा है, ध्यान समझो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, 2020 जेईई मेन में पूछा भी हुआ है, ठीक है। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, 4 रिएक्शन यहां पे दिया है, A goes to P1, B goes to P2, C goes to P3, D goes to P4। The order of the above reaction are A, B, C and D। मतलब इसके लिए जो ऑर्डर है वो A है, इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर है वो A है, इस रिएक्शन का ऑर्डर B है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, C है, और लास्ट वाले रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, D है ना, रेस्पेक्टिवली बोल रहा था। The following graph is obtained when log rate versus log concentration are plotted। log rate और log concentration का ग्राफ बनाया तो कुछ इस तरीके से बना है चारों ही रिएक्शन के लिए, है ना, A के लिए, B के लिए, C के लिए, D के लिए, चारों के लिए यहां पे बनाया गया, ठीक है। नाउ करा अमॉन्ग द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो भाई इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। अब देखो यहां पे हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का करेक्ट सीक्वेंस लिखना है, हमें तो पता नहीं कि इन चारों रिएक्शन का कौन सा ऑर्डर है, 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड है, थर्ड है, क्या है नहीं पता है, चलो। लेकिन हमें यह तो पता है कि जब हम रेट और कंसंट्रेशन को रिलेट करते हैं तो एक ही उसके लिए कहानी है, वो है रेट लॉ, कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या होता है, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर क्या होता है, N होता है, अगर N क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। मींस अगर रिएक्शन nth ऑर्डर का है तो उस रिएक्शन का रेट हम कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर N, ऐसे लिखते हैं। अब मुझे क्या करना है, लॉग रेट और लॉग कंसंट्रेशन के बीच अगर ग्राफ बनाना है तो दोनों तरफ क्या लिखना पड़ेगा, हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग रेट दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू लॉग K और प्लस क्या हो जाएगा, N log A कंसंट्रेशन होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा, समझ में नहीं आया।
अरे भाई log rate इज इक्वल टू log ऑफ दिस होल, है ना, इसको 1 into 2 लिख दोगे तो क्या होगा फिर अगर ब्रेक करेंगे तो log a प्लस log b, मतलब log 1 प्लस log 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा log k और प्लस अगेन देखो n तो आ जाएगा बाहर सेकंड वाले के लिए, n आ जाएगा बाहर और ये क्या हो जाएगा log a हो जाएगा। इतना तो अब log आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो तुम किसी कर्म के नहीं हो, ठीक है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं। अगर इतना तुम डायरेक्ट अब नहीं कर सकते हो, स्टेप नहीं लिख सकते हो, तो तुम्हारी कोई जगह नहीं है फिर वैसे भी इस कंपटीशन में, ठीक है। वैसे सबको आता होगा, ये मुझे भी पता है। चलो समझ में आ गया, हाँ सर। अब अगर हम देखें यहां से तो log रेट जो कि y एक्सिस पे प्लॉट किया गया है, log a जिसको कि हम x एक्सिस पे ले रहे हैं, ठीक है, और log k सबका क्या है, इंटरसेप्ट है, सबका क्या है, इंटरसेप्ट है, ये क्या है, इंटरसेप्ट है। स्लोप जो है वो क्या है, n है, तो n इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप, मींस जिससे हमें काम था, n इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ रिएक्शन, सॉरी स्लोप ऑफ लाइन, रिएक्शन नहीं, स्लोप ऑफ लाइन। तो अब ध्यान से बस हमें करना है क्या, स्लोप ऑफ लाइन को कंपेयर कर लेना है, जो स्लोप ऑफ लाइन का ऑर्डर आएगा वही क्या आएगा, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भी ऑर्डर आएगा, क्लियर। तो जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा स्लोप किस लाइन के लिए, डी के लिए सबसे ज्यादा है। तो अगर हम स्लोप का ऑर्डर लिखें तो स्लोप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डी के लिए सबसे ज्यादा है, देन किसके लिए है बताओ, देन है अपना बी के लिए, देन किसके लिए, ए के लिए, और देन किसके लिए है, सी के लिए है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी सेम आएगा। देखो डी जो था, ध्यान समझना है, डी मतलब फोर्थ वाला रिएक्शन, तो इसका ऑर्डर क्या है, स्मॉल डी है, मींस अगर हम ऑर्डर का रिएक्शन लिखे तो वही बस स्मॉल करते जाओ, डी बी ए सी, ये आना चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डी बी ए सी, तो ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। देखो क्लियर, समझ आ गया। इस तरीके से चीजों को सॉल्व करना पड़ता है। जब नया क्वेश्चन आए ना तो आपको ढूंढना क्या है, आपने जो नोट्स में पढ़ा है वही आपका रामबाण है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा सीखो। इसलिए मैं कहता हूं रट्टा मारने से नहीं होगा। कुछ लोग तो बोल देंगे अरे केमिकल काइनेटिक्स क्या है, रट्टा मार लो ना, मारो रट्टा, क्या होगा। इफ 75% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 90 मिनट्स, इफ 75% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर पे ही आता है, ठीक है, हाँ। उसी पे क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे कि जो 75% रिएक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है 90 मिनट में। इसका मतलब T 75% जो है ये किसके बराबर है, 90 मिनट के बराबर है, ठीक है। कह रहा है 60% ऑफ द सेम रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड इन अप्रोक्सीमेटली। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है भैया, T 60%, ये हमको निकाल देना है। अब देखो भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, KT इज इक्वल टू ln C नॉट अपॉन CT, है ना, C नॉट अपॉन CT। C नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड CT इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट पर्टिकुलर टाइम t, क्लियर। नाउ देखो अगर हमें T निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे हम निकाल सकते हैं, जो T होगा ये क्या हो जाएगा, ln C नॉट अपॉन CT डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये K होगा, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/K, ln को आप क्या लिख सकते हो, 2.303 log लिख सकते हो। तो 2.303 बाई K log C नॉट अपॉन CT, तो यही क्या होगा, T के बराबर होगा। अब यहां पे ध्यान से देखते हैं कि मान लेते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रहा होगा रिएक्टेंट का, 100 रहा होगा, तो 60% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब जो CT रहा होगा वो कितना रहा होगा, फिर 40, रिएक्टेंट बचा कितना, 40% बच गया होगा, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है। अगर हम किसी भी तरीके से इस K को निकाल दे तो T की वैल्यू आ जाएगी। अब हम K कैसे निकालेंगे, ये बड़ा टास्क है। अपने को क्या दिया है, T 75%, तो एक काम तो ये कर सकते हो कि इसी फॉर्मूले को आप लगा सकते हो, है ना। तो आपको क्या करना है भाई, ध्यान समझते हैं। T की वैल्यू 90 मिनट दी हुई है ना। C नॉट 100, CT क्या हो जाएगा 25 फर्स्ट वाले केस के लिए, क्योंकि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो वहां से आप K निकाल लो, फर्स्ट मेथड ये है, और फिर ये सेकंड केस में आप पुट कर दो। लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। याद करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग एट टाइम t, दिस इज इक्वल टू C नॉट अपॉन 2 का पावर n, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। दिस इज नॉट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ। और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड किसके लिए था, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्लियर। हाँ सर। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें, और एक चीज और भी आपको याद होगा
कि जो T75% होता है वो क्या होता है 2 इंटू टी हाफ होता है। यहीं से आप देख सकते थे वो चीज, ठीक है, कि जैसे मान लेते कि इनिशियली क्या है 100 है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, मान लो ये 100 मोलर है, तो फर्स्ट टी हाफ में क्या होगा, आधा हो जाएगा ये, है ना, तो 50 मोलर बचेगा। अगेन सेकंड टी हाफ में क्या होगा, सेकंड टी हाफ में इसका आधा क्या होगा, कंज्यूम होगा, मतलब 25 खत्म हो गया, है ना, तो बचा कितना फिर 25 मोलर फाइनली बचा। तो 100 से शुरू किया 25, तो कितना परसेंट रिएक्शन हो गया, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो 75% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, इसके लिए 2t हाफ लगा है। तो उस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, उस मेथड से भी हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, k की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो t हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर का, ये क्या होता है 0.693 अपॉन k होता है, ठीक है। अब नाउ जो T75% है ये क्या है 2 इंटू टी हाफ के बराबर, क्लियर। तो अब T75% कितना दिया हुआ था भाई 90 मिनट, तो 90 अपॉन 2 कर दो, दिस इज इक्वल टू व्हाट टी हाफ। तो टी हाफ यहां से क्या आ गया, ये आ गया 45 मिनट, ठीक है। तो यहां से अगर हम k निकालें तो क्या क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, तो 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा 45, यहां पे आएगा मिनट, क्लियर। हाँ, मतलब k की यूनिट क्या होगी, मिनट इनवर्स होगी। कई बार आपको k की यूनिट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पता चल जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना सारे कॉन्सेप्ट को। अब क्या करना है, अब तो t निकालना था, तो t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन k कितना है 0.693 अपॉन 45, तो ये ऊपर चला आएगा और ये हो जाएगा लॉग 100 अपॉन क्या हो गया, ये 40 हो गया। अब देखो सबकी लॉग वॉग की वैल्यू सबकी दी हुई है, तो मुझसे पूछो मत, है ना। यहां से आप क्या कर सकते हो, टी को कैलकुलेट कर सकते हो, और टी जितना भी आए उतना आंसर होगा, शायद ये 60 मिनट आएगा, कैलकुलेट कर लेना, ये 60 मिनट आएगा, सिंपल। तो मैंने तो आपको दोनों मेथड बताया, लेकिन क्लास में देखो आप या बोर्ड के एग्जाम में आप सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज करो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप शॉर्टकट से जाओ तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हाँ सर, कहा जा रहा है द रेट ऑफ अ सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन एट, अब देखो आधे बच्चे छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, बोलेंगे ये सब हमें आता ही नहीं है, ये तो बायो वाले को आता है, हमें ये सब थोड़ी आता है ना। द रेट ऑफ अ सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन एट फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर टी, वो कहेंगे हमें कहां फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर पता है, तुम्हें करना क्या है उसका, तुम्हें केमिस्ट्री की बात करनी है ना बस। अकर्स 106 टाइम्स फास्टर विद एंजाइम देन विदाउट। मेन पॉइंट ये था कि अगर हम एंजाइम को यूज करें तो ये रिएक्शन 106 टाइम फास्टर हो रहा है। इसका मतलब ध्यान समझो, एंजाइम मतलब क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक है। तो याद करो कि विदाउट कैटलिस्ट और विद कैटलिस्ट कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था। तो विदाउट कैटलिस्ट मान लेते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है रिएक्शन की वो क्या है K1 है, और विद कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट रिएक्शन की क्या है K2 है। तो 106 टाइम रिएक्शन फास्टर हो रहा है विद कैटलिस्ट, इसका मतलब K2 इज इक्वल टू 106 K1, दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज K2 अपॉन K1, दिस इज इक्वल टू 106। कह रहा है द चेंज इन द एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन एडिंग एंजाइम। देखो जब हम कैटलिस्ट की बात करते थे तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या था, log K2 अपॉन K1, दिस इज इक्वल टू EA माइनस EA डैश डिवाइडेड बाई 2.303 RT, जहां पे EA क्या है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट, और EA डैश क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन विद कैटलिस्ट। बात समझ में आता है? हाँ सर। अभी तो आपको कुछ नहीं करना यार, log K2 अपॉन K1 क्या हो जाएगा 106, दिस इज इक्वल टू अपने क्या बोला है, द चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन एडिंग एंजाइम। मींस आपको क्या निकाल देना है, आपको निकालना है A डैश A माइनस EA, यही तो आपको निकालना है, क्योंकि चेंज इन बोल रहा है, कितना चेंज हुआ। तो जब हमने कैटलिस्ट यूज किया तो वो फाइनल कंडीशन है, और इनिशियल कंडीशन क्या है विदाउट कैटलिस्ट, तो हमें निकालना है A डैश A माइनस EA। चलो log 106, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, EA माइनस E डैश A डिवाइडेड बाई 2.303 RT। तो यहां से अगर हम देखें EA माइनस E डैश A, दिस इज इक्वल टू 2.303 RT log ओह सॉरी, ये जो है वो 10 का पावर 6 है भाई, 10 का पावर ये 6 होगा, है ना,
ये अपना 10 का पावर 6 होगा ना कि 106, वही तो कहूँ, कैलकुलेशन उल्टा कैसे आ रहा है। ये जो है वो 10 का पावर 6 है। क्लियर? अच्छा, तो EA माइनस ई डैश अभी क्या हो जाएगा, log 10 का पावर -6 है ना, इंटू 2.303 RT। इसको आप क्या लिख सकते हो, log 10 का पावर 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 2.303 RT। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू EA माइनस ई डैश ए। अपने को जस्ट उल्टा बताना है, ई डैश ए माइनस ई ए मतलब अपोजिट साइन के साथ। तो क्या आएगा, -6 2.303 इंटू RT। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। बेसिकली यहां पे आपको ग्राफ में कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, n0 अपॉन n, n0 अपॉन n, n0 अपॉन n, n0 अपॉन n, और नीचे जो है वो टाइम इन आर है। क्या कहा जा रहा है, ध्यान समझना, ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है जेई मेन में। और अगेन ये क्वेश्चन डराने वाला ज्यादा था, ध्यान समझते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, ऐसा हम नहीं कह रहे कि बहुत इजी है, तो बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है। अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन एन इंटरवल बाउंड ग्रोज एज n डैश t इक्वल टू n0 e का पावर t एक्सपोनेंशियल t, ठीक है, वेयर द टाइम t इज इन आवर्स। ए डोज ऑफ एंटीबायोटिक, ए डोज होगा यहां पे, अ डोज ऑफ antibiotic taken orally needs 1 hour to reach the bound. Once it reaches there, the bacterial population goes down as dn upon dt equal to -5n square. Means 1 hour लगता है, 1 hour लगता है ना, to reach the bound. और जैसे ही वो बाउंड पहुंच जाता है, उसके बाद बैक्टीरियल पॉपुलेशन डिक्रीज करने लगता है इस एक्सप्रेशन के अनुसार, है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, ध्यान से समझेंगे, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो आफ्टर 1 आवर है, आफ्टर 1 आवर जो पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या करने लग रहा है, डिक्रीज करने लग रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी द प्लॉट ऑफ एन नॉट मींस इनिशियल पॉपुलेशन अपॉन फाइनल पॉपुलेशन वर्सेस टी आफ्टर 1 आवर। आफ्टर 1 आवर इसका और टाइम इन आवर्स में अपने को ग्राफ बताना। अगर 1 आवर के बाद, ध्यान समझते हैं, अगर n की वैल्यू घट रही है तो n0 तो भाई ये तो कांस्टेंट है ना, इनिशियल पॉपुलेशन तो फिक्स ही होगा, ठीक है। इनिशियल पॉपुलेशन कहां स्टार्ट किया था वो तो फिक्स होगा ना, ठीक है। चलो अब 1 आवर के बाद देखें तो n की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो क्या n0 अपॉन n की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। n0 अपॉन n की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी आफ्टर 1 आवर, है ना। तो आफ्टर 1 आवर ये बढ़ते चली जाएगी। तो ये कहां पे दिख रहा है बढ़ना, ऑप्शन डी में। तुम कहोगे कि सर ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन सी है, इसमें भी बढ़ रहा है। तुम ध्यान से देखो, क्या इस तरीके से बढ़ रहा है, ये ऐसे बढ़ रहा है, ये क्या है, मतलब यहां पे ये क्या चीज आया है, सिंपल सी बात है ना। अगेन ऑप्शन सी में पहले डिक्रीज कर रहा है देन बढ़ रहा है। हमें तो आफ्टर 1 आवर ही ग्राफ बनाना है, मींस वो क्या करेगा, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? किसी को डाउट, दिक्कत, कंफ्यूजन, परेशानी नहीं है? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन, कह रहा है कि फॉर अ रिएक्शन स्कीम A goes to B, B goes to C, if the rate of formation of B is said to be 0. Rate of formation of B means हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस dB upon dt. This is said to be 0. Then the concentration of B is given by. तो अपने को concentration of B बताना है क्या होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बात। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर बी जो है वो सी में भी कन्वर्ट हो रहा है। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है और सेकंड वाले रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है। तो dB अपॉन dt इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब हमें उसका यूज भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। कैसे यूज करेंगे, वहीं से हमारा माइंड ये सोचना शुरू कर देता कि ऐसा करते हैं कि dB अपॉन dt लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रिएक्शन के लिए भी लिख सकते हैं, सेकंड रिएक्शन के लिए भी। फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो ये बेसिकली क्या होगा, ये बेसिकली होगा माइनस dA अपॉन dt, है ना, और यही बराबर हो जाएगा dB अपॉन dt के, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से। और रेट लॉस लिखे तो ये क्या हो जाएगा, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है।
अगर हम बात कर लेते हैं सेकेंड रिएक्शन की, तो सेकेंड रिएक्शन में अगर हम रेट लिखते हैं तो ये होता माइनस dB अपॉन dt एंड दिस इज इक्वल टू K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब ध्यान से समझते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शन में होता क्या है। ये जो बीच वाला है ना सब्सटेंस होता है, तो देखो फर्स्ट रिएक्शन से तो ये बनेगा, लेकिन सेकेंड रिएक्शन में ये कंज्यूम भी हो रहा है। तो जो नेट फॉर्मेशन ऑफ बी है उसको हम कैसे लिखेंगे? नेट फॉर्मेशन ऑफ बी अभी क्या हो जाएगा, बन कितना रहा था K1A, खर्च कितना हो गया K2B। इसका मतलब नेट फॉर्मेशन ऑफ बी, जिसको हम dB अपॉन dt लिखेंगे, ये क्या होगा, ये होगा K1A माइनस K2B। समझ में आया? क्लियर? कॉमन सेंस की बात है कि फर्स्ट वाले रिएक्शन में बी बन रहा है, लेकिन सेकंड वाले रिएक्शन के लिए बी क्या है, रिएक्टेंट, ये कंज्यूम हो रहा है। तो नेट बी कितना बना होगा? जैसे मैंने आपको अगर 10 रुपया लिया और 5 रुपया तुमको फुसलाकर वापस ले लिया, तो मैंने आपको कितना दिया था? ऑब्वियसली 5 रुपये नेट, है ना? क्लियर? हाँ सर, समझ में आया? क्लियर है सर। अब dB अपॉन dt को 0 रख दो, तो dB अपॉन dt को अगर अब 0 रख दोगे तो ये बेसिकली क्या होगा, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो K1 कंसंट्रेशन ऑफ A दिस विल बी इक्वल टू K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो हमें B का कंसंट्रेशन निकालना है, तो क्या हो जाए, K1 अपॉन K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ B। क्लियर? K1 अपॉन K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो सिक्वेंशियल रिएक्शन पे भी आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं। पहले ये क्वेश्चन IIT में आते थे, ऐसे क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में होंगे। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे क्वेश्चन है क्या? नहीं, रहने दो, ये फर्स्ट ऑर्डर पे नहीं होगा, सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन है। ठीक है, कहा जा रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स एग्जिबिट अ रेट कांस्टेंट ऑफ, मींस के दिया है 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर, है ना? बहुत बढ़िया। हाउ मेनी ईयर आर रिक्वायर्ड, मीन हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है, रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 5 माइक्रोग्राम ऑफ एक्स इंटू 2.5 माइक्रोग्राम। इस डिकम्पोजिशन के लिए टाइम कितना लगेगा हमें ये बताना है। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड बताना है। सबसे पहले आपको अगर कैलकुलेशन करना हो काइनेटिक्स में, तो आपको पहले रिएक्शन का ऑर्डर पता होना चाहिए। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन का कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है, तो ऑर्डर नहीं दिया है तो अपने मन से कुछ भी नहीं मान लेना है ना? कुछ लॉजिक लगाना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के कुछ मेथड से, जैसे हाफ लाइफ का यूनिट देख के निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट का यूनिट देख के आप ऑर्डर पता कर सकते हो। जैसे अगर आप याद करो, है ना, मान लो कि हम क्या लेते हैं, जैसे अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होगा वो क्या होगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 0। ठीक है, तो K क्या हो जाएगा, K हो जाएगा R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 0। ये वैल्यू तो क्या हो गई, 1 हो गई, तो K दिस विल बी इक्वल टू R, है ना? मींस यूनिट ऑफ K दिस इज इक्वल टू व्हाट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एंड यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखते थे, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, रिएक्टेंट का कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब यहां पे मास के टर्म में लिखा है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मास के टर्म में न्यू जी, पर यूनिट टाइम पर ईयर, कुछ ऐसा लिख दिया हमने, है ना, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन से मिल रहा है। तो ऑब्वियसली जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो किसी और का नहीं बल्कि क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। समझ में आया कैसे? हमने ये किया, देखो हमें याद नहीं है, अगर आपको जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट याद है तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। ठीक है, तब तो आप डायरेक्टली पता कर देते कि के जो दिया है ना, वो किस ऑर्डर का है। ऑब्वियसली जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए के दिया हुआ है, क्योंकि के का जो यही यूनिट है ना, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, है ना, वो जीरो ऑर्डर के लिए आएगा। ठीक है, अगर हम बात कर ले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो के की वैल्यू आप क्या लिखोगे, 0.693 अपॉन टी हाफ लिखोगे ना। तो फिर अगर के की यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.693 तो नंबर है और नीचे क्या है, टाइम। तो के की यूनिट क्या होगी, टाइम का इनवर्स होगा। ये किसके लिए होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ टाइम इनवर्स नहीं दिया, मतलब सिर्फ पर ईयर नहीं दिया, माइक्रोग्राम पर ईयर दिया है।
जो कि किसको शूट कर रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को शूट कर रहा है। मींस जो गिवन रिएक्शन है वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, सी नॉट माइनस सी टी, दिस इज इक्वल टू के इंटू टी। ठीक है, सी नॉट कितना चाहिए भाई, अपने को चाहिए क्या दिया है, 5 माइक्रोग्राम। सी टी मीन्स रिमेनिंग कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2.5। दिस इज इक्वल टू के, के इज नथिंग बट 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे टी। तो टी जो यहाँ पे आएगा वो किस में आएगा, ऑब्वियसली ईयर में आएगा। टी किस में आएगा, ईयर में आएगा, क्योंकि के की यूनिट क्या है, पर ईयर है। ठीक है, मतलब माइक्रोग्राम पर ईयर है, सॉरी, है ना, भावना को समझो, मतलब ईयर के टर्म में। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 0.05, दिस इज इक्वल टू टी इन ईयर, है ना। इसको अगर हम उड़ाएं तो यहाँ पे आएगा 10, इसको अगर हम उड़ाएं तो ऊपर क्या आएगा, 100 आएगा। 1 से 1 कटा, 5 से ये काटेंगे तो 25 जो है वो 5 बार में कट जाएगा। 5 गुना 10 ये क्या हो जाएगा, 50। तो 50 साल लगेंगे, है ना, 5 माइक्रोग्राम से 2.5 माइक्रोग्राम पहुंचने में, है ना, 50 साल लगेंगे। बहुत ज्यादा है, अच्छा सही में, हाँ ओके। कह रहा है द रिएक्शन 2x goes to b is a zeroth order reaction if the initial concentration of x is, मीन्स अपने को इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ x दिया है 0.2 मोलर, द हाफ लाइफ इज 6 आर। तो इसके लिए भाई हाफ लाइफ क्या है, 6 आर है। व्हेन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ x इज 0.5 मोलर, मतलब फटाक से आपके माइंड में आना चाहिए कि ये सेकंड केस है ना, 0.5 मोलर, द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इट्स फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलर। तो जो x होना चाहिए आफ्टर सम टाइम t, दिस शुड बी इक्वल टू 0.2 मोलर, है ना। तो इसके लिए t की वैल्यू बताओ कितना लगेगा। एक बात तो कंफर्म है, अगेन हमें कैलकुलेशन करना है, मींस सी नॉट माइनस सी टी, दिस शुड बी इक्वल टू के इंटू टी। क्लियर, सी नॉट यहां पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, सेकंड केस का 0.5 मोलर है। सी टी कितना रहना चाहिए भैया, 0.2 रहना चाहिए, है ना। आपसे टाइम पूछा है तो अगर आप किसी भी तरीके से के की वैल्यू निकाल दो तो आपका काम बन जाएगा। अब के की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझते हैं कि फर्स्ट वाले केस के लिए आपको टी हाफ दिया है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है, अगर आपको याद हो तो किसके बराबर होता है, सी नॉट अपॉन 2 के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम के लिखे तो क्या होगा, सी नॉट अपॉन 2 टी हाफ के बराबर होगा। ठीक है, यहां से एक चीज ये भी पूछा जा सकता है कि क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कि नहीं, तो ऑब्वियसली करता है। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट। ठीक है, हाँ, जबकि फर्स्ट ऑर्डर का नहीं करता डिपेंड, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ क्या है, 0.693 अपॉन के, मतलब वहां पे सी नॉट वाला कोई टर्म है ही नहीं। ठीक है, चलो काम की बात करते हैं अब यहाँ पे। के क्या हो जाएगा, सी नॉट। सी नॉट कौन सा यूज करोगे, ये वाला कि ये वाला, भाई टी हाफ इस सी नॉट के लिए दिया है तो यही तो यूज करेंगे, 0.2 अपॉन 2 इंटू 6, यही हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम काटे तो ये क्या हो गया, 0.1 हो गया, है ना। इसको आप सॉल्व कर लो, के क्या आएगा, 0.1 अपॉन 6 आएगा, और यूनिट क्या आ जाएगा बताओ, यूनिट क्या आ जाएगा, ऊपर क्या है, मोल पर लीटर है, सी नॉट का यूनिट क्या था, मोल पर लीटर, और नीचे क्या है, टाइम है, तो टाइम की यूनिट मतलब आर इनवर्स ऊपर आ जाएगा, नीचे टाइम है ना तो ऊपर आएगा, तो ये आर इनवर्स हो जाएगा। भावनाओं को आज समझना, आज मैं पढ़ाने के बहुत ज्यादा मूड में नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी अपने तरफ से ही कोशिश कर रहा हूं कि सही चीज बोलूं। वैसे उतना माइंड आज वर्क नहीं कर रहा है मेरा, ठीक है, फिर भी आप समझना भावनाओं को, है ना। चलो, तो ये हो गया 0.1 अपॉन 6 मोल पर लीटर पर आर हो गया, है ना। किसकी वैल्यू, के की वैल्यू, अब उसको वहां पे रख दो बस। ये हो गया 0.3, दिस इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 6 इंटू टी। तो टी कहाँ, मतलब बताओ टी किस यूनिट में आएगा, आर में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ जो के यूज किया वो आर वाले टर्म में यूज किया है। तो यहां से अगर हम टी निकाले तो क्या होगा, 0.3 इंटू 6 अपॉन 0.1, दिस इज इक्वल टू टी, दिस मच आर योर आंसर। 0.1 से 0.3 काटे तो 3 बार जाएगा, तो 3 गुना 6 18 घंटे, है ना, आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे भी मैंने क्वेश्चन करा दिया। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इस पे भी बात कर लेते हैं, है ना। इक्विलिब्रियम टाइप ये क्वेश्चन है,
ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे ये क्लास में ऑलरेडी कराया हुआ है, फिर भी एक बार देख लो, ठीक है, पता नहीं आपने रिवाइज किया है नहीं किया है। फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, एक एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है। एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन बोलता है ना, तो पता है मजा कैसे आता है। एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ ऑफ रिएक्शन को देख के लिख सकते हो, या फिर दूसरे शब्दों में यूं बोलें कि एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर आप बता सकते हो रिएक्शन को देख के, जबकि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर है, वो हम किसी रिएक्शन को सिर्फ देख के नहीं बता सकते, क्योंकि उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है वो हमें पता नहीं है। सपोज दैट एक रिएक्शन लिखा हुआ है, तो हमें यह पता नहीं होता है कि वो रिएक्शन एक स्टेप में प्रोसीड होगा कि एक से ज्यादा स्टेप में प्रोसीड होगा। मींस एक स्टेप में अगर वो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, मींस वो क्या एलिमेंट्री रिएक्शन है, या फिर एक से ज्यादा स्टेप में प्रोसीड हो रहा है, मींस वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो जब एलिमेंट्री रिएक्शन होता है तो उसमें तो स्लोएस्ट स्टेप की बात क्या करनी है, वही स्टेप हुआ, चूंकि एक ही स्टेप ही है। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो वहां पे बात करें, अगर आपने देखा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसके मैकेनिज्म तो मल्टी स्टेप में होते हैं, और मल्टी स्टेप में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होते हैं उससे हम रेट लॉ लिखते हैं। क्लियर? तो जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाता है, सिर्फ रिएक्शन बोला जाता है, तो हमें पता नहीं है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना। तो हम रेट लॉ फिर क्या लिखते थे, जैसे अगर मान लो मैंने एक यहां पे रिएक्शन लिया है, यहां पे मैंने एक रिएक्शन लिया है ए गोज टू बी, तो मैंने सिर्फ ये बोला कि एक रिएक्शन है, इसका रेट लॉ बताओ। तो क्या इसका रेट लॉ आप क्या मानते थे, याद करो, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर m एंड बी का कंसंट्रेशन का पावर n। कभी भी आप ऐसा नहीं मानते थे कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर a और कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर b। क्यों? हमें अभी ये थोड़ी पता कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। लेकिन यही अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन, दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन, ये एक वर्ड क्वेश्चन में लिख दिया, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा भाई, के ए, है ना, सॉरी ऊपर वाले में ये तो नहीं आएगा, ये प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। चलो, तो अब यहां पे आप क्या लिख सकते हो, के ए का पावर स्मॉल ए लिख सकते हो, मींस जो कोएफिशिएंट है वही क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। तो आई होप कि इतनी बेसिक नॉलेज आपको जरूर होगी, आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट में बात करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, इस पे हमें फोकस करना है, ठीक है, करते हैं फोकस। अगर हम ध्यान से देखें डी ए अपॉन डी टी, तो मतलब क्या है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए है। अब ऐसे क्वेश्चन में दिमाग क्या लगाना होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो तो ए को बना रहा है, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन में ये क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो नेट कितना वो बचा है, ठीक है। तो देखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर हम कहानी करें, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा जिसको हम क्या लिखने वाले हैं, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A2 लिखने वाले, हाँ सर। और इसको अगर हम एक टर्म में लिखे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हाफ डी ए अपॉन डी टी। बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको अभी तुम भूल जाओ, बैकवर्ड को, सिर्फ आगे वाली रिएक्शन में फोकस करो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर लिखोगे, है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस डी ए टू अपॉन डी टी, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट, तो प्लस हाफ, चूंकि दो कोएफिशिएंट है, और डी अपॉन डी टी। और रेट लॉ से अगर लिखे तो क्या होगा, K1 इंटू A2 होगा, ठीक है। तो K1 इंटू A2 इज इक्वल टू दिस मच, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आया डी ए अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 2K1 इंटू K2 मीन्स A2, डी ए अपॉन डी टी इतना है। फॉरवर्ड वाला रिएक्शन इतना बना रहा है, लेकिन बैकवर्ड वाला रिएक्शन तो कुछ कंज्यूम भी कर दे रहा है, तो कंज्यूम जो कर रहा है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो कंज्यूम कितना कर रहा है देखते हैं। बैकवर्ड वाले रिएक्शन के लिए ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। तो अब अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से बैकवर्ड वाले रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, तो ये क्या होगा, माइनस हाफ डी ए अपॉन डी टी, माइनस हाफ डी ए अपॉन डी टी। और रेट लॉ से लिखे तो ये क्या होगा, K माइनस 1 इंटू ए का स्क्वायर। समझ आ गया? अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, माइनस डी अपॉन डी टी चाहिए। तो ये भाई माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये कितना हो गया, ये अपना हो जाएगा, या फिर हम सिर्फ डी अपॉन डी टी निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2K माइनस 1 ए का स्क्वायर। बहुत प्रिसाइजली जाना है। तो अब एक बात बताना, एक बात बताना, नेट कितना बना है ए, तो
तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, यहां से डी अपॉन डी टी और यहां से डी अपॉन डी टी ऐड कर दो, तो नेट डी ए अपॉन डी टी, नेट डी अपॉन डी टी, ऐसा नहीं कि प्लस 2 डी टी कर दिया, नेट डी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k1a2 माइनस 2k-1 a का स्क्वायर। ठीक है, तो किसी ऑप्शन में देखो 2k1a2 माइनस k-1 2k1a2 माइनस 2k-1 a2 स्क्वायर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो समझ में आ गया होगा चीज आपको, ठीक है, कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए बन रहा था तो कितना बना वो लिख लिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में ए कितना खर्च हो रहा था वो लिख लिया। ठीक है, तो नेट अब ए कितना बना, बेसिक सेंस लगाना है। क्लियर? तो वैसे तो देखा जाए तो मैंने सारे ही टाइप के क्वेश्चन आज करा दिए, फिर भी कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं जिसमें कि जैसे मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि एक रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म दे दिया, फिर आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ दिया या रेट लॉ पूछ दिया, वैसे क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको कि आप भी चाहो तो कर सकते हो, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है, जैसे ध्यान से देखो, लेकिन इसको चलो कर लेंगे अगले क्लास में। ये सब PYQ है वैसे, तो ज्यादा हार्ड नहीं है, सब कर सकते हो, इतना ही है। ठीक है, तो आई होप इतना आप खुद से कर लेना यार, इसके लिए क्या दूसरा लेक्चर बनाऊंगा, है ना, इतना आपका होमवर्क रहा, कर लो यार। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, थैंक यू।